हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी, जिसमें जो फॉर्मूला हमने पाया था वो था एल नॉट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एल इज इम्प्रॉपर लेंथ एंड एल नॉट इज प्रॉपर लेंथ। तो इससे रिगार्डिंग एक कोट मैं आप लोग को बताता हूँ। उस बात को हमेशा याद रखिए कि मूविंग रॉड appears shorter। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर रॉड एस डैश फ्रेम में मूव कर रहा है तो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो हमेशा शॉर्टर दिखेगा। अगर रॉड एस फ्रेम में मूव कर रहा है तो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो शॉर्टर दिखेगा। तो जिस भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो मूव करेगा वो शॉर्टर दिखेगा। तो एल इज स्मॉलर देन एल नॉट। ये हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन में सिंपली मैं आपको दो टाइम्स की बात यहाँ भी बताता हूँ, एक प्रॉपर टाइम, एक इम्प्रॉपर टाइम। तो टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे टाउ जो है वो है इम्प्रॉपर टाइम एंड टाउ नॉट जो है वो है प्रॉपर टाइम। मीन्स प्रॉपर टाइम का मतलब ही वह फ्रेम, द फ्रेम इन विच द क्लॉक is at rest। और tau improper time, frame in which the clock is in motion। ये बात याद रखिए। तो इसके लिए भी मैं एक कोट आपको बताता हूं कि मूविंग क्लॉक्स टिक्स स्लोअर। इस बात को भी आप याद रखिए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फास्ट रिवीजन क्लास है। सो इन फॉर्मूलाज को आप डायरेक्टली क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे आते हैं, बाद में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, टाइम डायलेशन का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वो सुनने में आता है, वो है म्यूऑन पार्टिकल। कॉन्सेप्ट ये है कि म्यूऑन पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में लाई करता है। दिस इज आवर एटमॉस्फेयर। और मैक्सिमम इसकी जो टाइम डिके टाइम है और लाइफ टाइम है वो मैक्सिमम सिर्फ इतनी है कि ये एक पार्टिकुलर हाइट पे आके डिके हो जाएगा। लेट्स से दैट हाइट इज बी एच नॉट। इसकी टाइम पीरियड, इसकी लाइफ टाइम इतनी सफिशिएंट नहीं है कि ग्राउंड लेवल तक आ सके या सी लेवल तक आ सके, पर स्टिल हम इसको सी लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स से द सी लेवल इज एल नॉट, सी लेवल। तो ऐसा क्या यहाँ पे होता है कि वो उसके अपने लाइफ टाइम से ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। तो रियलिटी ये है कि जो म्यूऑन होता है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है अल्फा सी, जहाँ अल्फा की वैल्यू नियरली 0 to 1 है। मीन्स कि ये बहुत ही क्लोज होती है सी के, जिसकी वजह से टाइम हो जाता है डायलेट। अब ये कम डिस्टेंस, कम टाइम इंटरवल में ही ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है। टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एनीथिंग यू वांट टू से, दोनों प्रोसेस को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया मतलब ये उसी स्पीड से उसी कितने कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है उसी लाइफ टाइम में। अब ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है एल नॉट। तो अगर मैं म्यूऑन की बात करूं, तो अगर मैं लेंथ की बात करूं, म्यूऑन को रिस्पेक्ट में लूं, रिलेटिव ऑब्जर्वर अगर मैं म्यूऑन को रखता हूं, दो चीज़ें मैं कर सकता हूं, या तो ऑब्जर्वर में म्यूऑन को रख सकता हूं या तो ऑब्जर्वर में सी लेवल को रख सकता हूं। दोनों में से अगर किसी को मैं ऑब्जर्वर रखता हूं तो लेंथ और टाइम कैसे चेंज होता है। तो लेंथ जो होगा वो रूल हो जाएगा वी टाउ नॉट इज इक्वल टू एच नॉट, क्योंकि खुद के रिस्पेक्ट में खुद पार्टिकल रेस्ट में है, म्यूऑन खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो ये जो होगा टाइम वो होगा प्रॉपर टाइम। पर अगर मैं यही चीज सी लेवल से बात करूं तो वहां पे मुझे डायलेटेड टाइम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज सी लेवल के रिस्पेक्ट में जो म्यूऑन है वो मूव कर रहा है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब इसको एक तरह समझ सकते हैं, म्यूऑन खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट में पर सी लेवल के रिस्पेक्ट में मूवमेंट में है। तो अगर खुद के रिस्पेक्ट में वो दिखेगा तो टाइम डायलेशन वहां नहीं दिखेगा, लेकिन सी लेवल के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखो तो एक टाइम डायलेशन मुझे दिखेगा। और टाइम डायलेशन भी बोल सकते हैं आप, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी वहां बोल सकते हैं। एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मुझे वहां देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक छोटे से टाइम में ही वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। आप इस चीज को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा बात थी म्यूऑन को लेके। तो ये एक पूरा कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है टाइम डायलेशन की वजह से।
ओके, अगला कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ समझने जा रहे हैं वो है लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। इसको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर अब ध्यान देंगे तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। कॉन्सेप्ट यहाँ इसका ही सिंपल सा है कि अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ और यहाँ पे एक ट्रेन है, ट्रेन का बॉक्स है या बोगी जो भी आप बोलते हैं, ये एस फ्रेम, मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलता हूँ और इस ट्रेन को मैं एस डैश फ्रेम बोलता हूँ। यहाँ पे एक लाइट है बीच में ओ, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है बी पॉइंट पे, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पे। लेट्स से ये दो आदमी यहाँ पे खड़े हैं और एक आदमी यहाँ खड़ा है लेट्स से वाई पॉइंट पे। तो यहाँ से जब लाइट निकलेगी, अगर मैं एक रिस्पेक्ट में बात करूँ, एक रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी सी स्पीड से और यहाँ से जो लाइट निकलेगी सी स्पीड से, वो दोनों सेम होगा। कैसे? देखिए, टी ए डैश एस डैश के फ्रेम की बात कर रहा हूँ, माइनस टी नॉट डैश की वैल्यू कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ द बॉक्स लेट्स से एल नॉट। तो टी ए डैश माइनस टी नॉट डैश की वैल्यू कितनी होगी, एल नॉट बाई 2c। दिस इज टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल स्पीड। ओके, ये एस डैश v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर ही है तो इनके रिस्पेक्ट में बॉक्स रेस्ट में होगा, तो a और b के रिस्पेक्ट में बॉक्स रेस्ट में होगा। बॉक्स मूव कर रहा है सिर्फ s फ्रेम के रिस्पेक्ट में। इस वजह से जब बॉक्स मूव करेगा तो टी ए डैश माइनस टी नॉट डैश हो जाएगा एल नॉट बाई सी, और यही इक्वल होगा टी बी डैश माइनस टी नॉट डैश के लिए। तो मुझे एक बात मैं यहाँ बोल सकता हूँ, डेल्टा टी ए एस डैश फ्रेम में डेल्टा टी बी एस डैश फ्रेम में ये इक्वल होगा। मीन्स जिस टाइम में ये लाइट बी तक पहुंचेगी उसी सेम टाइम में ये लाइट ए तक भी पहुंच जाएगी, उसी सेम टाइम में। कोई टाइम का चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई भी टाइम का चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ओके, इस चीज़ को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ, अगर आप एक और तरीके से समझना चाहें तो। जबकि ओके, लेट्स से दो पॉइंट्स मैं यहाँ लेता हूँ। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स बी डैश, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स नॉट डैश, और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स वन डैश, एक्स ए डैश। तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्स ए डैश माइनस एक्स नॉट डैश इज इक्वल टू एल नॉट बाई टी, और इक्वल टू एक्स बी डैश माइनस एक्स नॉट डैश। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस implies एक्स ए डैश minus x naught dash by c is equal to delta t a is equal to L naught by 2c is equal to delta t b। सेम प्रोसेस डेल्टा टी बी के लिए। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा टी ए इज इक्वल टू डेल्टा टी बी प्राइम। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, पर अभी यही सेम काम मैं y के साथ करने जा रहा हूँ। तो डेल्टा टी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यस मैं निकालने जा रहा हूँ, जो हो जाएगा टाइम ऑफ ए माइनस टी नॉट विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जो आदमी y बाहर खड़ा होकर देख रहा है, वो हो जाएगा टी ए डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर एक्स ए डैश अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस टी बी डैश माइनस प्लस वी बाय सी स्क्वायर एक्स नॉट डैश, सॉरी दिस इज नॉट, अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। डेल्टा टी ए कॉमा एस इज इक्वल टू एल नॉट बाई 2c रूट 1 बाय प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी। और अगर मैं यही डेल्टा बी टी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एस निकालूंगा सेम रूल तरीके से, टी बी डैश प्लस वी बाय सी स्क्वायर एक्स बी डैश अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस टी नॉट डैश प्लस वी बाय सी स्क्वायर एक्स नॉट डैश अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। डेल्टा बी कॉमा एस जो मुझे मिलेगा वो आ जाएगा एल नॉट बाई 2c रूट 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी।
तो अगर आप ध्यान दें तो डेल्टा टी ए कॉमा बी, डेल्टा टी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस इज नॉट इक्वल टू डेल्टा टी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एस। इसका मतलब जब मैं एस डैश फ्रेम में देख रहा था तो जो लाइट था, जो ओ सोर्स से लाइट निकल रहा था बी तक और जो ओ सोर्स से लाइट निकल रहा था ए तक, ये दोनों सेम टाइम में पहुंच जा रहे थे ए पे और बी पे। पर जब मैं वाई के बाहर से देख रहा था तो ए पे ये अलग टाइम पे पहुंच रहे थे, बी पे ये अलग टाइम पे पहुंच रहे थे। ये साइमल्टेनियसली नहीं पहुंच रहे थे। होना तो यही चाहिए कि अगर एक लाइट सोर्स बीच में है तो वो दोनों डिस्टेंसेस पे इक्वल ए और बी पे सेम टाइम पहुंचना चाहिए। पर जब ये एक रिलेटिविस्टिक अप्रोच में आते हैं तो इसे बोलते हैं लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी, कि ये लाइट जो है वो ए पे अलग टाइम पे पहुंच रहा है, बी पे अलग टाइम पे पहुंच रहा है। ए पे ये जल्दी पहुंच जा रहा है और बी पे ये देर में पहुंच रहा है। हो ये इसलिए रहा है क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए, लेट्स सी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ से निकला और ये हमारा बी था, ये हमारा ए था। तो अगर आप देखें तो ये बॉक्स बोगी कुछ टाइम बाद इस डिस्टेंस पे आ जाएगी। तो लाइट तो अभी भी ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट बी पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाएगी और ए पॉइंट पे भी इसको और लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो कुछ टाइम बाद जब रिलेटिविस्टिक अप्रोच में हम जाते हैं, जो बोगी हमारे वो रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये बीम पे बी पे जल्दी पहुंच जाएगा और ए पे काफी लेट में पहुंचेगा। अगर मैं बाहर से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि बी को जल्दी लाइट पहुंच गई और ए के पास लेट में लाइट पहुंची है। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। बॉक्स के थोड़ा सा और आगे चले जाने पे, सो द डिटेक्शन आर नॉट साइमल्टेनियस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वाई। ओके, सो द डिटेक्शंस आर नॉट simultaneous with respect to observer y. Yes. Okay. नेक्स्ट चीज जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटिविस्टिक मास। जो है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, पहले तो एक अगर मैं एक प्लॉट आपको यहाँ दिखाऊं m वर्सेस v के, तो इनिशियल जब v इज वेरी स्मॉल देन m इज इक्वल टू m नॉट, दिस इज द रेस्ट मास एंड जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है रेस्ट मास धीरे धीरे इंक्रीज करता है और सडनली एट रियलिस्टिक स्पीड ये इसकी मास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। दिस इज v इज इक्वल टू c, इनफाइनाइट तक पहुंच जाता है v इज इक्वल टू c पे मास ऑब्जेक्ट। ये इसी कंडीशंस में हम लोग प्रॉब्लम्स करते थे साइक्लोट्रॉन की कंडीशन में, जिसमें जब चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो वो उसकी मास इंक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी हाई वेलोसिटी पे जो पार्टिकल होता है वो डिएक्सलेट करने लगता है क्योंकि मास उसका इंक्रीज कर जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटिविस्टिक मास, सॉरी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। Simply p is equal to mv is equal to m naught v upon root 1 minus v square by c square, सिंपल सा फॉर्म रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का। नेक्स्ट है मास इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे फेमस इक्वेशन ऑफ द एरा। मीन्स ये इक्वेशन हर कोई जानता होगा, ये इतना फेमस इक्वेशन है एल्बर्ट आइंस्टीन का। E is equal to mc square is equal to m naught c square by root 1 minus v square by c square। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक। ये क्या करता है, सिंपल सा है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल रिलेटिविस्टिक energy
ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? ये डायरेक्टली आपको डिफाइन करती है ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ओके, एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। अच्छा, अगर हम इस चीज़ को एक और तरीके से आगे बढ़ाएं कि ई इज दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, तो अगर हमारे पास एक और इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू टी प्लस वी, ई इज इक्वल टू टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो दिस इम्प्लाइज ई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2t एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी एम नॉट सी स्क्वायर। देन ई स्क्वायर, इस इक्वेशन को मैं अगर यहाँ पे इम्प्लांट करता हूँ तो ई स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2t एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी टू पावर 4 एम नॉट सी टू पावर 4 कट किया, पी सी इज इक्वल टू रूट टी स्क्वायर प्लस 2t एम नॉट सी। ये एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। काइनेटिक एनर्जी देके मोमेंटम पूछ सकते हैं और मोमेंटम देके काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, एनीथिंग। ओके, तो अगर मोमेंटम की हमने बात कर लिया तो मोमेंटम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसे बोलते हैं फोर्स। तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक फोर्स की। व्हेन F is parallel to V, इस बात का खास ध्यान रखें। F and V are in parallel direction। ओके, तो रिलेटिव फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं F इज इक्वल टू एम नॉट ए अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू गामा क्यूब एम नॉट ए। ओके, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा डेफिनेटली। ओके, तो अब तक हमने नॉर्मल रूल्स की बात करते हुए हैं। ओके, नॉर्मल रूल्स जितने भी थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हैं जैसे कि रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट्स। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट्स ऐसे इनवेरिएंट्स क्या होते हैं? अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोई परफॉर्म करता हूँ और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो पैरामीटर चेंज नहीं होता है तो दैट इज द इनवेरिएंट। मतलब एस और एस डैश दोनों फ्रेम में वो जो भी पैरामीटर है वो कांस्टेंट रहने वाला है, दैट इज कॉल्ड द इनवेरिएंट। तो पहला इनवेरिएंट जो हम लोग पढ़ जा रहे हैं वो स्पेस टाइम इनवेरिएंट। स्पेस टाइम इनवेरिएंट जिसको मैं डिफाइन करूंगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस मॉड आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस मॉड आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाउ नॉट स्क्वायर। दूसरा इनवेरिएंट जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो होगा एनर्जी मोमेंटम इनवेरिएंट। वो डिफाइन कैसे होगा? ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस मॉड पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस मॉड पी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अभी इन दो इन्वेरिएंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, अभी आगे अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी पढ़ेंगे और उससे इम्पॉर्टेंट जो हर साल एक क्वेश्चन 6 होता है वो होता है डोपलर्स इफेक्ट। तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डोपलर्स इफेक्ट की बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपके पास मेरे इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी कमेंट हो प्लीज़ मेक इट कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।